प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वोत्तर में कनेक्टिविटी और समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए मेघालय में कई परियोजनाएं राष्ट्र को करेंगे समर्पित। आईआईएम शिलांग के नए परिसर और पूर्वोत्तर परिषद का स्वर्ण जयंती समारोह का करेंगे उद्घाटन, साथ ही एक जनसभा को भी करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री त्रिपुरा दौरे पर 4,350 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न प्रमुख पहलों का करेंगे शुभारंभ। प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को देंगे घर की सौगात। समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एक और कदम, P-15B स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक युद्धपोत मोरमुगाव को भारतीय नौसेना में किया जाएगा कमीशन। स्वदेश निर्मित INS मोरमुगाव ब्रह्मोस और बराक 8 जैसी मिसाइलों से है लैस। चीन में कोविड-19 के मामले बढ़ने से स्थिति गंभीर, बीजिंग में अंतिम संस्कार के लिए लगी कतारें। कोविड प्रतिबंधों पर से हटी पाबंदी। अमेरिका के इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मैट्रिक्स एंड इवैल्यूएशन ने 2023 तक चीन में कोरोना के कारण 10 लाख से ज्यादा लोगों की मौत का लगाया अनुमान। फीफा विश्व कप में मेसी या एम्बापे, किसके सिर सजेगा ताज? अर्जेंटीना और फ्रांस के बीच आज होगी खिताबी भिड़ंत। दोनों टीमें तीसरी बार विश्व चैंपियन बनने के इरादे से उतरेगी मैदान पर। तीसरे स्थान पर क्रोएशिया ने किया कब्जा। भारतीय महिला हॉकी टीम ने रचा इतिहास। FIH नेशंस कप के फाइनल में स्पेन को 1-0 से दी मात। जीत के साथ ही भारतीय महिला हॉकी टीम ने FIH प्रो लीग 2023 से 24 के लिए किया क्वालिफाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शिलांग में पूर्वोत्तर परिषद स्वर्ण जयंती समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री पूर्वोत्तर परिषद की एक आधिकारिक बैठक के अलावा एक सार्वजनिक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री भारतीय प्रबंधन संस्थान यानी कि IIM शिलांग का उद्घाटन भी करेंगे और NEC की विभिन्न परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। पूर्वोत्तर में कनेक्टिविटी और समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेघालय में कई परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री IIM शिलांग के नए परिसर का उद्घाटन करेंगे। Especially IIM Shillong, it is the only IIM in the entire Northeast. That is 8 states, and that way again we are very conscious about our huge responsibility. That it is just not only to cater to the needs of the future leaders, but it is also to cater to the local needs of all the 8 states. So this is again like I think that's a proud moment for all of us. The entire IIM Shillong fraternity is looking forward that when our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji is inaugurating this campus. I think that it is very proud moment for all of us. हम सब काफी खुश हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी हमारे कैंपस का उद्घाटन करने आ रहे हैं। जम्मू से और कई लोग केरला से, और यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में आने का मौका सबको नहीं मिलता है, तो नॉर्थ ईस्ट में आए और यहाँ का नया कल्चर हमने समझा। तो नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, ये सोच के वी ऑल आर वेरी मच एक्साइटेड, क्योंकि उनसे मिलना इट्स अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ अस। हम लोग यहाँ पे बेसिकली मैनेजमेंट सीखना है, एंड हु बेटर टू लर्न फ्रॉम आवर प्राइम मिनिस्टर। ही इज अ बेस्ट मैनेजर यू कैन थिंक ऑफ। वो पूरे वर्ल्ड में हमारे कंट्री को मैनेज कर रहे हैं, सो इट विल बी अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू इंटरेक्ट विद हिम एंड लर्न। पीएम मोदी मेघालय में 4G मोबाइल टावर का उद्घाटन करेंगे, जिससे क्षेत्र में वॉइस कॉलिंग के साथ साथ इंटरनेट कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी। प्रधानमंत्री न केवल राज्य में बल्कि सीमावर्ती क्षेत्रों में भी कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए कई सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री शिलांग प्रौद्योगिकी पार्क के दूसरे चरण कन्वेंशन सेंटर सहित 6 सड़क परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। ये आगामी सुविधाएं क्षेत्र के लोगों के लिए रोजगार के अवसरों को और बढ़ावा देंगी। प्रधानमंत्री पूर्वोत्तर परिषद के स्वर्ण जयंती समारोह में भी हिस्सा लेंगे और एक जनसभा को संबोधित करेंगे। पूर्वोत्तर क्षेत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिल के कितने करीब है, वो सिर्फ इस बात से समझा जा सकता है कि बीते 8 वर्षों में पीएम मोदी यहाँ 50 बार से ज्यादा दौरा कर चुके हैं। ऐसे में पूर्वोत्तर परिषद की जो स्वर्ण जयंती समारोह बैठक हो रही है, इसमें न सिर्फ यहाँ के विकास कार्यों की समीक्षा हो सकेगी, बल्कि आने वाले समय में विकास के किस ऊंचे पायदान पर पूर्वोत्तर क्षेत्र को पहुंचाना है, उसके लिए भी टारगेट तय किया जा सकेगा।
कैमरा पर्सन सुमित और अपने सहयोगी तापस भट्टाचार्य के साथ सुधाकर दास, डीडी न्यूज, शिलांग। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज त्रिपुरा का भी दौरा करेंगे, जहां वे राज्य को हजारों करोड़ों रुपए की विकास योजनाओं की सौगातें देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए गए करीब 2 लाख मकानों की चाबी लाभार्थियों को सौंपेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री कई परियोजनाएं भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वोत्तर की यात्रा के दौरान त्रिपुरा में 4,350 करोड़ रुपए लागत की विभिन्न महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना और प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना से लाभान्वितों के लिए गृह प्रवेश की शुरुआत करेंगे। ये सभी आवास 3,400 करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए हैं और इससे 2 लाख से अधिक परिवारों को लाभ होगा। सब कुछ बहुत अच्छा हो गया है, नया एयरपोर्ट भी आ चुका है, फिर सड़कें भी बहुत अच्छे हो चुके हैं और जब आएंगे मोदी जी तो उनको भी दिखाई पड़ेगा कि मतलब रोड कितने अच्छे हैं और उनके लिए बहुत ही सजाया हुआ है हमारा त्रिपुरा और हम लोग बहुत ही एक्साइटेड हैं। दिल में उल्लास है, बहुत ही उल्लास है, क्योंकि मोदी एक ऐसा व्यक्तित्व है जो देश का नाम पूरे विश्व में उजागर कर दिया। मोदी जी आ रहे हैं, मुझे बहुत खुश लगे। मोदी जी की तरफ से मुझे एक घर मिला है। 8 साल में त्रिपुरा में बहुत बदलाव हुआ है और जो काम हो रहा है ना वो सार्विक सबके लिए बहुत अच्छा काम हो रहा है। त्रिपुरा में जो मोदी जी नेक काम किया है, इसीलिए मैं आपको बधाई देता हूँ। हम लोग बहुत अच्छा है, त्रिपुरा का डेवलप प्रचुर हुआ है, मकान सबको मिला है, पक्का मकान मिला है, पानी मिला है, करंट मिला है। पीएम मोदी इसके अतिरिक्त कई परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे तथा कई अन्य परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे, जिसमें अगरतला बाईपास के चौड़ीकरण की परियोजना का उद्घाटन शामिल है। प्रधानमंत्री आनंद नगर में राज्य होटल प्रबंधन संस्थान और अगरतला में सरकारी डेंटल कॉलेज का उद्घाटन भी करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी त्रिपुरा का दौरा करने वाले हैं और उसमें वे कई प्रोजेक्ट्स को लॉन्च करेंगे, जिसमें से मुख्य होगा प्रधानमंत्री आवास योजना। करीब 4,500 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स में से ये मुख्य प्रोजेक्ट 2 लाख लोगों को उनका पक्का घर मुहैया कराएगा। कैमरा पर्सन भीमसेन के साथ अगरतला से मैं नंदिता डागर, डीडी न्यूज के लिए। P-15B स्टेल्थ गाइडेड प्रेक्षपात्र विध्वंसक मोरमुगांव को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में आज भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा। ये कार्यक्रम मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड में होगा। कार्यक्रम के दौरान 4 विशाखापत्तनम श्रेणी के विध्वंसकों में से दूसरे विध्वंसक को नौसेना में औपचारिक रूप से शामिल किया जाएगा। इसकी डिजाइन भारतीय नौसेना के स्वदेशी संगठन ने तैयार की है और निर्माण मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई ने किया है। इस पोत की लंबाई 163 मीटर, चौड़ाई 17 मीटर और वजन 7,400 टन है। पोत में शक्तिशाली 4 गैस टरबाइन लगे हैं। पोत कुछ ही समय में 30 समुद्री मील तक की गति पकड़ सकता है। मोरमुगांव उत्कृष्ट हथियारों और दूर संवेदी उपकरणों से लैस है, जैसे जमीन से जमीन पर और जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलें। पोत की पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमताओं को देश में ही विकसित किया गया है और पोत में रॉकेट लॉन्चर, टारपीडो लॉन्चर और SAW हेलीकॉप्टर की व्यवस्था है। पोत आणविक, जैविक और रासायनिक युद्ध परिस्थितियों से लड़ने में सक्षम है। इस पोत की अनोखी विशेषता यह है कि इसमें लगभग 75% हिस्सा पूर्ण रूप से स्वदेशी है। और उधर ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर आज सुबह एक बड़ा हादसा हो गया। एक्सप्रेसवे पर 2 बसों की टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई, वहीं 10 लोग घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने दोनों बसों में फंसे लोगों को निकालकर उपचार के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया। जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश के शिवपुरी से दिल्ली जा रही बस और उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से आनंद विहार जा रही बसें एक दूसरे से टकरा गईं। दोनों बसों की टक्कर इतनी भीषण थी कि वाहन के परखच्चे उड़ गए। वहीं सूचना पाकर ग्रेटर नोएडा पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और रेस्क्यू शुरू किया। उधर बिहार में जहरीली शराब त्रासदी में मरने वालों की बढ़ती संख्या को देखते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मौके पर जांच के लिए अपना दल भेजने का निर्णय लिया है।
आयोग जानना चाहता है कि इस त्रासदी में पीड़ित लोगों को कहां और किस प्रकार की चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। आयोग ने कहा है कि अधिकतर पीड़ित लोग गरीब परिवारों से आते हैं और निजी अस्पतालों में महंगा उपचार नहीं करवा सकते। आयोग ने कहा है कि राज्य सरकार को पीड़ितों को हर प्रकार के उपचार की सुविधा देनी चाहिए। एक विज्ञप्ति में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कहा है कि उनका दल राज्य सरकार की ओर से शुरू किए गए राहत और पुनर्वास कार्यों के बारे में भी जानना चाहेगा। आयोग राज्य के विभिन्न स्थानों पर चोरी छिपे बनाई जा रही जहरीली शराब के अड्डों की सफाई के लिए प्रस्तावित उपायों की भी वहां पर जायजा लेगा और इससे पहले आयोग ने बिहार के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक से इस घटना के बारे में विस्तृत रिपोर्ट मांगी थी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत में ठंड का असर देखने को मिल रहा है। दिल्ली एनसीआर में आज सुबह से ही धुंध दिखाई दे रही है। राजधानी में ठंड का प्रकोप धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। दिल्ली में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस पर ही बरकरार रहेगा। वहीं आज अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। ठंड का असर एनसीआर के क्षेत्रों में भी दिखाई देगा। मौसम वैज्ञानिकों ने धुंध और कोहरे के बाद दोपहर तक आसमान साफ रहने का भी अनुमान जताया है। वहीं राजधानी दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति बहुत खराब श्रेणी में बरकरार है। उत्तर भारत में ठंड ने दस्तक दे दी है। सर्द हवाओं के चलते तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा रही है। ऐसे में कानपुर में जूलॉजिकल पार्क के अधिकारियों ने चिड़ियाघर के जानवरों के लिए खास इंतजाम करने शुरू कर दिए हैं। जानवरों को ठंड से बचाने के लिए उनके पिंजरों के बाहर हीटर की व्यवस्था की गई है। वहीं मांसाहारी जानवरों के कमरों में तख्त बिछाई गई है और जानवरों के लिए खाना भी बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा शाकाहारी जानवरों के पिंजरों को पॉलीथीन से ढक दिया गया है। साथ ही रूम हीटर, बल्ब जैसी चीजों की व्यवस्था भी कर दी गई है। और वहीं उत्तर प्रदेश में कोहरा और ठंडी हवा की दस्तक के बाद अब सर्दी धीरे धीरे बढ़ रही है, जिसके चलते तापमान में गिरावट भी दर्ज की जा रही है। कानपुर और आसपास के जिलों में आज घना कोहरा छाया रहा। घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम हो गई। वाहनों को लाइट जलाकर आवागमन करना पड़ा। वहीं ठंड से बचने के लिए लोग आग तापते हुए भी दिखाई दिए। चाय की दुकानों पर भी लोगों की भीड़ नजर आई। मौसम विभाग के अनुसार कानपुर में आज न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस रहेगा। और वहीं विश्व प्रसिद्ध फिल्म निर्माता हंगरी के बेला तर्रे भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान पुणे पहुंचे हैं। बेला तर फाइनल ईयर डिप्लोमा के लिए फिल्म निर्देशन में 5 दिवसीय मास्टर क्लास आयोजित करने के लिए FTII पहुंचे हैं। बेला तर आज FTII परिसर में छात्र समुदाय के लिए एक सत्र भी आयोजित करेंगे। सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट कोलकाता के छात्र भी इस ओपन सेशन में ऑनलाइन शामिल होंगे। बेला तर को केरल के 27वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। और यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, जल्द लौटते हैं। थैंक यू सर। जिंदगी टॉप गियर में चलेगी जब परिवार के कल की सुरक्षा होगी नॉन स्टॉप। इसलिए मेरी मानो, आज ही जुड़िए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से, जो देती हैं 2-2 लाख रुपए का बीमा। दिखाइए समझदारी, निभाइए जिम्मेदारी। आज ही अपनी नजदीकी बैंक शाखा या डाकघर जाकर इन योजनाओं से जुड़े। REC unleashes the potential of energy. REC funds energy. Funding that catalyzes. Funding that inspires. Funding that transforms. For sustainability and reliability. For investment and development. Adding value. Every day in every way. This is what our energy is. This is REC. It's another 6. रिचार्ज जल्दी रिचार्ज करा। ये क्या किया? मैच तो गया। पेमेंट कैसे करेंगे? टोकनाइज कार्ड से। टोकन? हाँ, ऑनलाइन पेमेंट के लिए RBI लाए हैं टोकनाइजेशन। एक बार कार्ड डिटेल्स, OTP, CVV डालकर टोकन जनरेट कीजिए। कार्ड भी सुरक्षित और बार बार डिटेल्स भरने की नो झंझट। वही सुविधा अधिक सुरक्षित। ऑलराउंडर हो कि मैं। RBI कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चीन में कोरोना से होने वाली मौतों के बारे में जारी हुई एक रिपोर्ट ने चीन की चिंताएं बढ़ा दी हैं। अमेरिका के इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मैट्रिक्स एंड एवोल्यूशन ने अनुमान लगाया है कि 2023 तक चीन में कोरोना के कारण 10 लाख से ज्यादा लोगों की मौत होगी। यह अनुमान चीन में कोविड प्रतिबंधों की पाबंदी के बाद की स्थिति को ध्यान में रखते हुए लगाए गए हैं। अनुमान के मुताबिक चीन में अप्रैल की शुरुआत में कोरोना मामलों का पीक आएगा। उस समय तक मौतों की जो संख्या है वो 3,22,000 तक पहुंचने की आशंका है। IHME के डायरेक्टर क्रिस्टोफर मुर्रे के अनुसार अप्रैल तक चीन की 1/3 जनसंख्या को कोरोना का संक्रमण हो चुका होगा। भारतीय मूल के लियो वराडकर दूसरी बार आयरलैंड के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। देश की मध्य मार्गी गठबंधन सरकार के साथ बारी बारी से सत्ता संभालने के समझौते के तहत वराडकर ने प्रधानमंत्री का पद संभाला है। सांसदों ने आयरलैंड के निचले सदन डायल में हुए विशेष सत्र में प्रधानमंत्री पद पर माइकल मार्टिन के स्थान पर वराडकर के नामांकन को मंजूरी दी। आयरलैंड के राष्ट्रपति डी हिगिंस के कार्यालय से स्वीकृति मिलने के बाद वराडकर की नियुक्ति की पुष्टि हुई। अपने पहले कार्यकाल में लियो वराडकर 2017 से 2020 तक आयरलैंड के प्रधानमंत्री रहे। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयरलैंड के प्रधानमंत्री का पद संभालने पर लियो वराडकर को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट संदेश में कहा, लियो वराडकर को दूसरी बार प्रधानमंत्री का पदभार ग्रहण करने पर बधाई। भारत और आयरलैंड के बीच ऐतिहासिक संबंधों, साझा संवैधानिक मूल्यों और बहुमुखी सहयोग का हम सम्मान करते हैं। हमारी गतिशील अर्थव्यवस्थाओं को की पूरी क्षमता के उपयोग के लिए मिलकर काम करने की आशा करता हूं। और मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में एक पर्यटक शिविर स्थल क्षेत्र में हुए भूस्खलन में मरने वालों की संख्या बढ़कर 24 हो गई है। वहीं 9 लोग अभी भी लापता हैं। बचाव और राहत अभियान जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए मौके पर टीमें तैनात हैं। शनिवार को जारी रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान बचाव कर्मियों को एक मां और उसके बेटे की बॉडी मलबे से बरामद हुई। गौरतलब है कि कुआलालंपुर से करीब 50 किलोमीटर दूर मध्य सेलांगोर के बतांग काली में एक कैंप साइट पर भूस्खलन हुआ। अधिकारियों के मुताबिक जब यह हादसा हुआ तब मौके पर 90 से अधिक लोग मौजूद थे। घटना के समय लोग सोए हुए थे और उसी समय कैंप साइट से लगभग 30 मीटर ऊंची सड़क से पर्यटक स्थल पर मलबा गिरा और लगभग 3 एकड़ जगह इसकी चपेट में आ गई। घटना में शामिल अधिकांश परिवार ऐसे थे जो छुट्टियों पर यहां आए थे। वहीं मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने शुक्रवार देर रात घटनास्थल का दौरा किया और पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता देने का आश्वासन दिया। महीनों से जारी रूस यूक्रेन युद्ध अपने चरम पर है और रूस के अधिकारियों ने दावा किया है कि यूक्रेनी सेना ने डोनेट्स्क क्षेत्र में गोलाबारी की है। वहीं इस गोलाबारी से शहर के बुडायोनेव्स्की जिले में 3 लोग घायल हो गए हैं। गोलाबारी के बाद लोगों को क्षतिग्रस्त हुए घरों से मलबा साफ करते हुए देखा जा सकता है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने भारी हथियारों का एक वीडियो जारी किया है। इन हथियारों का उपयोग रूस ने शुक्रवार को यूक्रेन पर हमलों के दौरान किया था। रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि हथियारों का इस्तेमाल यूक्रेन के सैन्य औद्योगिक परिसर, ऊर्जा और सैन्य प्रशासनिक ठिकानों को निशाना बनाकर किया गया था। इसमें यह भी दावा किया गया है कि हथियार, सैन्य उपकरण और गोला बारूद बनाने वाले यूक्रेन के संयंत्रों को बंद कर दिया गया है। रूस के लगातार मिसाइल हमलों से पिछले दिनों यूक्रेन में बिजली आपूर्ति का संकट पैदा हो गया था। अब यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने सूचित किया है कि लगभग 6 मिलियन लोगों की बिजली आपूर्ति बहाल कर दी गई है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि मरम्मत का काम अभी भी जारी है। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि देश में पानी की आपूर्ति की भी समस्याएं हैं। कीव के साथ साथ विनित्सिया और लवीवी पानी आपूर्ति की समस्या से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। शुक्रवार को रूस ने यूक्रेन में बिजली घरों को निशाना बनाते हुए 70 से ज्यादा मिसाइलें दागी। इस हमले को युद्ध की शुरुआत के बाद से अब तक के सबसे बड़े हमलों में से एक माना जा रहा है। इन हमलों के कारण कीव समेत देश के कई हिस्सों आपातकालीन ब्लैकआउट वहां पर लागू करना पड़ा था।
यूक्रेनी सैनिकों ने कहा कि वे ईरानी निर्मित ड्रोन से लड़ने के लिए तैयार हैं। इन ड्रोन का उपयोग रूस यूक्रेन के शहरों पर हमला करने के लिए कर रहा है। मोपेड्स ड्रोन के साथ कोई अनुभव न होने के बावजूद यूक्रेन को यकीन है कि वे इन ड्रोन को मार गिराने में सक्षम होंगे। यूक्रेनी रक्षा अधिकारी डेनिस ने बताया है कि यूक्रेन के सशस्त्र बलों को पश्चिमी विमान रोधी हथियार की डिलीवरी के बाद से रूसी पायलटों के लिए हमला करना कठिन हो गया है। भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट को 188 रनों से अपने नाम कर लिया। इस जीत के साथ ही भारत ने 2 टेस्ट मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली। मुकाबले के 5वें दिन बांग्लादेश की टीम ने 6 बार 272 रनों से आगे खेलना शुरू किया था। वहीं मुकाबले की शुरू होते ही बांग्लादेश ने एक के बाद एक चारों विकेट गंवाकर जीत भारत की झोली में डाल दी। बांग्लादेश की पूरी टीम दूसरी पारी में 324 रनों पर सिमट गई। इस मैच में भारत के चेतेश्वर पुजारा, शुभमन गिल और कुलदीप यादव का कमाल का प्रदर्शन देखने को मिला। दूसरा टेस्ट मैच 22 दिसंबर से खेला जाएगा। और कतर में चल रहा फीफा विश्व कप का कारवां अब अंतिम दौर में पहुंच चुका है। टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला फ्रांस और अर्जेंटीना के बीच आज खेला जाएगा। खिताबी मुकाबले में फ्रांस की कोशिश जीत हासिल कर खिताब की रक्षा करने की होगी, तो वहीं मेसी की टीम अर्जेंटीना तीसरी बार खिताब की तलाश में मैदान पर उतरेगी। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार।